नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका साइंस जो सब्जेक्ट है यानी विज्ञान, उसका चैप्टर 3 पार्ट 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके सभी क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए गए होते हैं या फिर लास्ट में अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप लोगों को 100% समझ में आने वाले हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को NCERT के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना है या फिर आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करके रखना है जो बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पे जो चैप्टर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पेज नंबर 36, आपका जो बुक है NCERT का, उसमें पेज 36 पे जाएंगे, पृष्ठ संख्या 36 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि पहले जो क्रिया होती है उसमें जो यहाँ पे जो अभिकारक होते हैं, अभिकृत होते हैं, उनका जो पूरा यहाँ पे द्रव्यमान होता है। बाद में अभिक्रिया के बाद जो हमारे पास मिलता है प्रोडक्ट, उसका भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ पे बोला गया सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हो, बनाते क्या हैं, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 3 चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सोडियम जो कार्बोनेट है 5.3 ग्राम है और यहाँ पे एसिटिक अम्ल आपका 6 ग्राम है। तो दोनों को जोड़ेंगे अगर 6 और 5.3 तो कितना आएगा, 11.3 ग्राम। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा है उत्पादों का द्रव्यमान। अगर देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट का क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सोडियम एसीटेट का है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम और जल का यहाँ पे वजन दिया गया है, यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है 0.9 ग्राम। इन तीनों को भी जोड़ेंगे अगर आप तो 8.2, 2.2 और 0.9, तो इसका भी द्रव्यमान आ जाएगा आपका 11.3। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो अभिकारक थे और जो हमारे यहाँ पे उत्पाद हैं, उन सभी दोनों तरफ हमारा जो द्रव्यमान है 11.3 ग्राम वो संरक्षित रहता है। अभिक्रिया देखिए दूसरे चीज़ से हो रही है और हमारे पास उत्पाद दूसरा कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है पूरे समीकरण 1 और 2 का देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो द्रव्यमान परीक्षण यहाँ पे जो परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं डिटेल में सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाए, 20 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन देखेंगे आप लोगों को तो इस चैप्टर के एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको हम 1:8 के अनुपात में मिलाते हैं तो जल बनता है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है अनुपात का। अगर 1 है, 1:8 में है तो जल बनता है। अगर 3 ग्राम हम यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं, जो यहाँ पे 1 रखा गया उसकी जगह हम 3 ले लेंगे, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 जब हमारा बन गया तो 8 को भी 3 से गुणा करेंगे, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। 1:8 था, अगर हम 3 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं तो उसको हम 24 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही अनुपात 1 का यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1:8 तो 3 क्या होगा, यक्स का मान यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे आया है, 24 ग्राम यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। सिंपल सा अनुपात का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर थ्योरी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा
अविग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का यहाँ पे परिणाम है, जो इस प्रकार है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्मतम कण है। आपको पता है कि परमाणु जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश किया जाता है, यानी कि उसका रूपांतरण तो किया जाता है, एक यहाँ पे अभिक्रिया करके दूसरा उत्पाद बनाया जा सकता है, लेकिन जो उसमें जो हम जो परमाणु होते हैं वो हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यहाँ पे नियम है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अविग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या यहाँ पे करता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अविग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। किसी भी यौगिक में, इसको मैं मिटा देता हूँ, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जो परमाणुओं की संख्या होती है वो हमेशा निश्चित रहेगी, जो पहले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की आपके पेज नंबर पृष्ठ संख्या 40 पे है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 यानी कि C12 भी इसको कहते हैं, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। याद रखिएगा, C12 होता है कार्बन 12, उसके समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? तो सिंपल सी बात है, कोई जब चीज़ अत्यधिक छोटी होगी तो उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, यही है इसका आंसर। लेकिन इसको बता दें यहाँ पे डिटेल में आपको लिखना कैसे है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका इसका आकार मतलब आकार अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटी इकाई। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर से सोचिए कितना ज़्यादा छोटा, तो उसको आप आँख से कैसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके पेज नंबर 44 पे है, यहाँ पे है, निम्न के सूत्र लिखना है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का आपको पता है कि यहाँ पे Na2O होता है। सोडियम ऑक्साइड का मैं यहाँ पे अभिक्रिया करके दिखा भी देता हूँ कैसे ये आएगा। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम को कहते हैं हम Na ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो आवेश होगा Na पे 1+ का होगा और O पे -2 का होगा। तो इसको हम संतुलित करेंगे जब, तो Na2O1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो Na2O हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड का यहाँ पे सूत्र। अगला है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम आपको पता है Al से डिनोट करते हैं, क्लोराइड को हम करते हैं C से। और यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ तो एल्युमिनियम जो है आपका, इसका आपको इसके ऊपर आवेश मिलेगा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। ठीक है, 13 है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में आपको 3 मिलेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3+ और यहाँ पे Cl -1 हो जाएगा। ठीक है, Cl का 17 होता है तो उसमें -1 हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे अगर इसको हम संतुलित करेंगे Al1Cl3, तो यहाँ पे आ जाएगा AlCl3। किसका है ये सूत्र? एल्युमिनियम क्लोराइड का। फिर है आपका सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सोडियम सल्फाइड का आपका जो यहाँ पे सूत्र होता है वो होता है Na2S। सोडियम का आपको पता है Na होता है, सल्फाइड का यहाँ पे S होता है। अगला यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो MgOH का यहाँ पे 2 हो जाएगा इसके बाहर। अब यहाँ पे इसका नाम आपको बताना है, यहाँ पे आपको सूत्र दे दिया है, उसका नाम बताना है। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आपको दिखा दिया हूँ। जो पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। दूसरा है CaCl2, इसका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, फिर पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा NO3 से, और CaCO3 होता है आपका, अभी मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ आपको देखना है, उसको याद करना है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसको आपको याद कर लेना है। 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि उसका जो संगठन होता है, किस किस चीज़ से वो मिल के बना है, उसको हम यहाँ पे प्रतीक देते हैं, उसको हम चिन्ह देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? रासायनिक सूत्र। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। ठीक है, रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, निम्न में
कितने परमाणु विद्यमान हैं। आपको बताना है H2S में कितने परमाणु हैं, यहाँ पे PO4 की पावर -3 में आयन में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे आयन से कोई मतलब नहीं होता, ऊपर साइन कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे H2S है तो H में आपको पता है एक हाइड्रोजन एक होता है, और सल्फर में यहाँ पे एक होता है, क्योंकि एक सल्फर है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 2, मतलब एक हाइड्रोजन में एक यहाँ पे परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन में 2 परमाणु हो जाएंगे, और एक सल्फर में एक परमाणु, यानी कि टोटल यहाँ पे परमाणु अगर पूछा जाए H2S में कितने हैं अणु हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरीके से P में आपका 1 है और O में 4 है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग कर लेंगे आराम से। अब पृष्ठ संख्या 46 पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, CO2 है, CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, NH3 है, CH3OH है। तो यहाँ पे H में देखेंगे आप तो 1 यूनिट आपका है द्रव्यमान। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में कितना होता है, 14 यूनिट होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। Cl का क्या होता है, क्लोरीन का, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लोरीन का जो होता है वो होता है आपका 35.5 यूनिट। उसके बाद कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। उसका सभी का द्रव्यमान लिखा गया सिंपल सा, आपको द्रव्यमान पता ही होगा, सारे सिंपल हैं, बस क्लोरीन का हो सकता है आप कंफ्यूज हो तो क्लोरीन का याद कर लीजिएगा। बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का तो आपको याद ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितने कितने यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे उनका आणविक द्रव्यमान पूछा है कि उसमें कितना आणविक द्रव्यमान। तो आपको पता है कि यहाँ पे H2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन में एक अणु, तो 2 हाइड्रोजन में 2 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन में 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन में 32 हो जाएगा। एक Cl में 35.5 होता है तो 2 Cl में आपका हो जाएगा 71 यूनिट। यहाँ पे CO2 है, यानी कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन है आपको 12 पता है होता है, और 2 ऑक्सीजन में 32 होता है, तो 12 और 32 44 यूनिट हो जाएगा। CH4 है, कार्बन का 1 यूनिट है और हाइड्रोजन का 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मतलब 4, और कार्बन का 1 यूनिट मतलब 12, 12 और 4 16 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखाया भी गया है सारी चीज़, बस आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक कार्बन में 12 तो 2 कार्बन में 24 और 6 हाइड्रोजन, 24 और 6 30 यूनिट हो जाएगा। एक कार्बन में 12 तो 2 कार्बन में 24 और यहाँ पे 4 और है, तो 24 4 28 यूनिट हो जाएगा। यन है, यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 का 3 हो जाएगा, तो 14 3 17 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से CH3OH है, तो C कार्बन यानी 12, H कितना है 3 H यहाँ पे है और 1 H यहाँ पे 4 H, यानी 12 और 4 16, और एक ऑक्सीजन है उसमें 16 होता है, तो 16 16 32 यूनिट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आप लोग डरते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ZnO है, Na2O है और K2CO3 है। तो ZnO का आपको अभी मैंने बताया, बस उसी तरीके से आपको करना है। Zn का होता है 65, ठीक है। इसका जो Zn का आपको परमाणु द्रव्यमान है वो 65 होता है, तो एक है Zn में एक अणु है यहाँ पे, तो 65 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, तो 16 होता है, 65 और 16 जोड़ देंगे तो आपको 81 यूनिट मिल जाएगा। उसका दूसरा है Na2O है, तो सोडियम का आपको पता है कि यहाँ पे 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, 46 और 16 आपका 62 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से K2CO3 है, इसमें पोटेशियम को आपको पता है 39 होता है, 39 होता है, तो 2 यूनिट है। यहाँ पे K2 है तो 39 दूनी हो जाएगा आपका 78। एक कार्बन है यानी 12, उसमें जोड़ देंगे 78 में 12 जोड़ेंगे तो आपको आप मिलेगा कितना 90 हो जाएगा। और 3 ऑक्सीजन यानी 48, तो 90 और 48 138 यूनिट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सा बस इसमें गुणा और जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की पृष्ठ संख्या पे है आपका, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो आपके परमाणु जो आपका कार्बन का है 12, यानी उसमें आपको पता है कि परमाणु होते हैं, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आप सभी को पता है एक कार्बन में, अभी मैंने बताया 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम दिया गया है। 1 मोल कार्बन का यहाँ पे कार्बन परमाणु का 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 मोल कार्बन परमाणु में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, 1 मोल में आपको पता है इतना है और 12 ग्राम है टोटल, तो इसमें क्या करेंगे 12 ग्राम में इससे भाग दे देंगे तो 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। जब आप 12 में
6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.99 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे गुणे का निशान लगा लीजिएगा, 10 के घाते -23 ग्राम, क्योंकि ये 10 के घाते नीचे 23 था तो ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -23 हो जाएगा। 12 में अगर आप 6.022 से भाग दे देंगे तो लगभग 2 के आसपास जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया 1.99, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में अथवा 100 ग्राम लोहा यानी कि फेरस में। तो Na का आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान होता है 23 यूनिट और फेरस का आपको पता है परमाणु द्रव्यमान होता है 56। तो सोडियम के लिए दिया गया है द्रव्यमान 100 ग्राम, सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 यूनिट, आपको पता है 23 यूनिट को यहाँ पे ग्राम लिखा गया है, यूनिट और ग्राम में कोई अंतर नहीं है। अवगाद्रो संख्या N0 बराबर होता है 6 अभी जो मैंने बताया है 6.022 इंटू 10⁻23। तो परमाणु संख्या आपको निकालना है N बराबर, तो यहाँ पे जो इसका सोडियम के जो द्रव्यमान दिया गया है उसको आपके मोलर द्रव्यमान से आपको भाग दे देना है और यहाँ पे अवगाद्रो नंबर से उसमें गुणा कर देना है, यहाँ पे गुणा का निशान है। तो 23 से भाग देंगे अगर आप 100 में तो, और उसमें 6 से 0.022 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 26.18 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे गुणा का निशान लगा लीजिए, भूल गए हैं, 10 के घाते 23 परमाणु। अगर आप 0.1 इधर ले आएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 घाते 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2.618 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से फेरस का निकालेंगे, लोहे का निकालेंगे तो लोहे का यहाँ पे आपको पता है 56 ग्राम दिया गया है। उसी तरह के सेम 100/56 गुणे 10 के घात, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग देंगे, गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा लास्ट में 1.075 इंटू 10⁻24। आपको पता है, यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जो फेरस का है वो परमाणु वो कम है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम का जो 100 ग्राम सोडियम के परमाणु की संख्या है वो 100 ग्राम लोहे के परमाणु से अधिक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1.075 इंटू 10⁻24 आया था, यहाँ पे आपका आया देखिए यहाँ पे 2.618 इंटू 10⁻24 परमाणु, तो 2.6 ज़्यादा है। अब आपका आता है पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न आपके, यानी कि लास्ट में जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यौगिक के नमूने के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 24 ग्राम है टोटल, उसमें बोरान इतना है और ऑक्सीजन इतना है। बोरान का भारात्मक प्रतिशत क्या हो जाएगा, बोरान का जो भार है उसमें टोटल से हम कुल से भाग दे देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो बोरान का 0.096 था, उसको हम टोटल कितना था हमारा 0.24 था, उससे भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40%। उसी तरीके से ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत निकालने के लिए ऑक्सीजन का जो वजन था 0.144, उसको भाग दे देंगे कुल वजन से 0.24 से और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 60% आ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते थे कि दो ही पदार्थ थे बोरान और ऑक्सीजन, जब एक का 40% आ गया तो दूसरे का 60% आना ही है, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% होता है। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी समझने वाला कि 3 ग्राम कार्बन था, उसको हम 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए जब, तो 11 ग्राम कार्बन मिला। तो जब हम 3 ग्राम कार्बन को ही 50 ग्राम ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो क्या होगा, 3 ग्राम आपका कार्बन तो 11 ग्राम ऑक्सीजन में जल जाएगा, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे 11 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन के बाद जो बचेगा आपका 42 ग्राम ऑक्सीजन, वो तो ऐसे बचा का बचा रह जाएगा, वो किसी से संयोग करेगा नहीं भाई, ऑक्सीजन खुद से तो संयोग करेगा नहीं, आपका कार्बन तो खत्म हो गया 3 ग्राम संयोग करके आपके 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, अर्थात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 3:8 में ही संयोग करेंगे। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा 11 ग्राम, बाकी जो 50 ग्राम था ऑक्सीजन उसमें से 8 ग्राम निकाल देंगे तो 42 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे बचा रह जाएगा, जो कि यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। इस यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए।
तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फेट में SO4 के ऊपर -2 है तो बहुपरमाणुक आयन यस यानी सल्फर और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इसी प्रकार Na यहाँ पे NH4 OH- CO3 इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख के याद कर लीजिएगा। इसके पहले जो अभ्यास वाले क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी आपको मैंने समझाया था कैसे होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है Mg और Cl, मैग्नीशियम MgCl क्लोराइड, तो MgCl होगा, बट यहाँ पे Mg पे 2 है आयन प्लस का, Cl पे 1 माइनस का है, तो Mg यहाँ पे Mg हो जाएगा और Cl आपका 2 से अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 हो जाएगा। संयोजकताओं को यहाँ पे देखिए लिखा गया है आड़ा तिरछा करना, यानी कि यहाँ पे तिरछे इसमें जोड़ते हैं। अगला है कैल्शियम क्लोराइड, Ca है और Cl है, CaCl, इसमें आपका Cl पे +2 चला जाएगा, Ca पे -1 आ जाएगा तो Ca रह जाएगा और Cl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट, Cu है और नाइट्रेट यानी कि NO3 है, तो यहाँ पे Cu 1 से जुड़ जाएगा, NO3 2 से जुड़ जाएगा तो आपका ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा, Cu NO3 के बाहर 2। अगला है D एल्युमिनियम क्लोराइड, Al और Cl, Al पे 1 आ जाएगा, Cl पे 3 आ जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है C और कार्बोनेट का होता है CO3, तो यहाँ पे Ca पे -2 का आएगा और CO3 पे 2 का आएगा, यानी कि Ca2 और CO3 का 2, तो यानी कि Ca2 और CO3 की ब्रैकेट के बाहर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम बताइए। बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम किसको कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट किसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना को बेकिंग पाउडर के सूत्र में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को, बुझा हुआ चूना सिंपल सा है, क्विक जैसे क्विक से पता चल रहा है छोटा है, तो उसको याद रखिए CaO होता है बस, कैल्शियम और ऑक्सीजन। अगला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन होता है और ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर है NaHCO3 होता है, सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन विद्यमान होते हैं इसमें। पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों के मूलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन है जिसको कहते हैं हम C2H2, सल्फर अणु है Si, फास्फोरस अणु है P4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, नाइट्रिक अम्ल है HNO3। एथाइन है C2H2, तो आपको पता है कार्बन के 1 में 12 था, अभी मैंने बताया था, तो 2 अणु हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। H में 1 में 1 होता है तो 2 में 2 हो जाएगा, 24 और 2 26 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा भी दिया गया यूनिट और ग्राम को डायरेक्ट बदल सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता। सल्फर है S8 है यहाँ पे, तो 1 में 32 होता है तो 8 में 32 का गुणा कर देंगे, 8 में 256 ग्राम हो जाएगा। P4 है फास्फोरस का, तो P में 1 में 31 होता है, 4 में आपका हो जाएगा 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक है HCl है, H में 1 होता है, Cl में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था 35.5 होता है तो 36.5 ग्राम हो जाएगा। HNO3 है, एक H में आपको पता है 1 होता है, नाइट्रोजन में आपको पता है यहाँ पे 14 होता है, O3 में यानी कि 48 होगा, 16 48, तो 48 14 और 1 जोड़ेंगे तो 63 ग्राम आ जाएगा। सभी का यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि कार्बन में कितना यूनिट ग्राम होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, सल्फर में कितना होता है, पोटेशियम फास्फोरस में कितना होता है और क्लोरीन में कितना होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलों की संख्या। तो यहाँ पे यम बराबर द्रव्यमान को यम माना गया है, मोलर द्रव्यमान को बड़ा यम माना गया है, ये मोलों की संख्या को यन माना गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु आपको पता है 14 यूनिट होता है उसमें द्रव्यमान, तो 1 में यन बराबर 1 हो जाएगा, यम बराबर 14 हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा आपका 14 गुणे 1 14 ग्राम। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे एल्युमिनियम में यहाँ पे 27 होता है, तो 4 है यहाँ पे टोटल, तो 27 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 108 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे यन बराबर आपका सोडियम में, सोडियम का परमाणु 2 है और यहाँ पे जो सल्फर का है परमाणु वो 1 है, ऑक्सीजन का
3 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखा गया, 0 नहीं है वो ऑक्सीजन का। तो सोडियम में 23 होता है, सल्फ़र में आपका 32 होता है और 3 ऑक्सीजन है यानी 48 होगा। तो 23 × 2 46 हो जाएगा, क्योंकि 2 थे सोडियम के, सल्फ़र अकेला था तो 32 ही रहेगा और 3 ऑक्सीजन के थे तो 48 हो जाएगा। 46 32 48 जोड़ेंगे तो 126 ग्राम आ जाएगा। अब 126 ग्राम को यहाँ पे, अब टोटल है आपका 126 ग्राम आ गया यहाँ पे, लेकिन उसको हम यहाँ पे मोलों की जो संख्या है उससे गुणा करेंगे तो मोलों की संख्या 10 थी, 126 में 10 से गुणा करेंगे तो 1260 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, मोल में परिवर्तित कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन है, 20 ग्राम जल है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। 12 ग्राम ऑक्सीजन यानी कि 12 ऑक्सीजन 1 मोल, जो यहाँ पे लिखा गया देखिए, ऑक्सीजन 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी कि m बराबर 2 × 16 हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान 12 तो 32 × 12 हो जाएगा। 32 × 12 आप करेंगे तो आपका आया यहाँ पे 32 × 12 नहीं, मोलों की संख्या होगा दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो 12 बटे 32 हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.375 मोल। उसी से अगर वैकल्पिक तरीके से करना चाहते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 है ऑक्सीजन यहाँ पे। उसके बाद 1 ग्राम ऑक्सीजन है O2, तो 1/32 हो जाएगा, तो 12 ग्राम क्या होगा, 12/32 हो जाएगा, तो सेम आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया द्रव्यमान है 20 ग्राम, m बराबर होगा 1 मोल H2O का द्रव्यमान, तो H2 है, 1 H है, 2 O है, तो यहाँ पे 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन, तो 16 2 18 हो जाएगा, तो 18 बटे आपका यहाँ पे 20 टोटल यहाँ पे दिया गया है m, 20 बटे 18 हो जाएगा, 10 बटे 9 उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 बटे 9 मतलब 1.111 मोल। CO2 है, C में आपको पता है 12 है, O2 में 32 है, 16 दूनी 32, 32 और 12 आपका 44 यूनिट हो जाएगा, 44 ग्राम। उसके बाद आपका जो m दिया गया है वो 22 दिया गया है, तो 22/44 यानी 1/2.5 आ जाएगा मोल। अब 9वां क्वेश्चन है, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु और 0.5 मोल जल परमाणु का यहाँ पे आपको द्रव्यमान बताना है। तो ऑक्सीजन का आपको पता है 16 ग्राम होता है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n बराबर यहाँ पे 0.2 कर लीजिएगा। अभी ये सूत्र मैंने ऊपर दिखाया, स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू n, कैपिटल M 16 है, n बराबर यहाँ पे 0.2 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा 0.2 लिखा गया पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 0.2 है, 0.2 कर लीजिएगा इसको, 0.2 से गुणा करेंगे 16 में तो आपका 32 आएगा, 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो 3.2 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, पॉइंट यहाँ पे अगला देखिए, दूसरा है बी, जल के परमाणु यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान, 1 हाइड्रोजन है 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन तो 2 यूनिट और ऑक्सीजन 1 यूनिट है, तो 16 16 2 18 हो जाएगा। 18 ग्राम है, लेकिन 0.5 मोल का बताना है, तो 18 × 0.5 तो 9 ग्राम आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। एसिड का आणविक द्रव्यमान, 8 ग्राम सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, 8 × 32 256 यूनिट हो जाएगा। एसिड का मोलर द्रव्यमान यानी कि अर्थात 1 मोल एसे का द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान यानी कि 16 ग्राम है, तो m बराबर आपको पता है 256 ऊपर आ चुका है, तो स्मॉल m बटे कैपिटल M हो जाएगा। स्मॉल m यहाँ पे 16 है, नीचे 256 है, आपको पता है कि 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 1/16 हो जाएगा, यहाँ पे 1/16 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उस साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर होता है n/n0 दिए गए कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था 6.22 इंटू 6.22 क्या होता है, 6.022 होता है, याद रखिएगा, इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जब n निकालेंगे, यहाँ पे n इधर आ जाएगा, ठीक है, n सेम रहेगा, जब इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 6.22 इंटू 10⁻23 बटे क्या होगा 16 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 3.76 इंटू 10⁻22 और आ जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। संकेत यहाँ पे दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए, किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसकी तत्व में ये परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसके आयन का द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है कि 274 यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ये एल्यूमिनियम का नहीं है, 274 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Al2O3 का 1 मोल का सूत्र का आपको पता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान ग्राम में 2 ग्राम एल्युमिनियम है और 3 यूनिट ऑक्सीजन है। 27 × 2 और 16 × 3 102 आ जाएगा, 102 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल Al2O3 में एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, यानी कि Al2O3 में के 1 मोल में Al के 2 परमाणु का द्रव्यमान 27 × 2 54 ग्राम। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 54 Al मौजूद होंगे, एल्युमिनियम मौजूद होंगे। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम कितने होंगे, 54/102 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 27/51 ग्राम एल्युमिनियम आएगा। उसको और सॉल्व करेंगे, अगर आगे हमको निकालना इतने का है 0.051 से, तो 0.051 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.027 ग्राम एल्युमिनियम। चूँकि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 ग्राम होता है, 27 यूनिट, तो 1 मोल एल्युमिनियम का परमाणु का कितना होगा, 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम परमाणु में होंगे 6.022 × 10⁻23 आयन। तो 27.027 ग्राम एल्युमिनियम परमाणु में कितने होंगे, अवगाद्रो संख्या को 27 से भाग दे देंगे, और जो हमारे यहाँ पे ये था परमाणु कितने का निकालना, उससे हम गुणा कर देंगे। तो इसमें हम सिंपल सा मैथ है, ये सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6.022 × 10⁻20 20 आयन। अतः 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयनों की संख्या 6.022 × 10⁻20 यहाँ पे आयन होंगे। वैकल्पिक विधि भी दिया गया, इसको आपको देखना तो इसको भी आप देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो हो गई है, लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया है, अच्छे से देखेंगे आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। कुछ चीज़ें याद करने की हैं, वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। और किसमें, जैसे सोडियम में कितना होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के जो भी यहाँ पे फ्री वीडियो अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे, उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।